What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. देखिए, जिस तरीके से हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल कोटेशन रखते हैं, तो उसी तरीके से मैंने सोचा इस लेक्चर को भी एक कोटेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो इस लेक्चर में जो मैंने कोटेशन रखी है वो हम किताबों से रिलेटेड कोटेशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेक्चर है वो आज इसी से रिलेटेड है कि NCERTs कैसे पढ़ें, तो इसी के ऊपर लेक्चर है। तो उससे पहले एक कोटेशन देख लेते हैं। देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ए बुक। अगर आपने एक बार किताबों को दोस्त बनाना सीख लिया तो उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी दोस्त हो, दोस्त क्या कोई भी इंसान ले लीजिए आप, मान लीजिए पेरेंट्स हैं या फिर ब्रदर सिस्टर है या फिर वाइफ है या फिर दोस्त है या फिर बच्चे हैं, वो आपके साथ में 24 घंटे नहीं रह सकते हैं, वो आपके हिसाब से 24 घंटे नहीं चल सकते हैं। पर लेकिन जो किताबें हैं वो आपके पास में हर टाइम रहेंगे। किसी भी चैप्टर की किसी भी लाइन को किसी भी टाइम खोलकर पढ़ सकते हैं। वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि स्टार्टिंग से पढ़ो या फिर लास्ट से पढ़ो या फिर ये चैप्टर आपने यहाँ से कैसे स्टार्ट कर दिया, वो आपकी मर्जी के हिसाब से चलेंगी। तो वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप एक बार किताबों से दोस्ती करना सीख जाएंगे तो कभी भी आपको लाइफ में अकेलापन फील नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लाइफ में अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। ओके, तो जो आज का हम लोगों का टॉपिक है NCERT कैसे पढ़ें। NCERT कैसे पढ़ें ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि NCERT क्यों पढ़ें। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि NCERT क्यों पढ़े, उसके बाद में बताऊंगा NCERT कैसे पढ़ें। तो NCERT क्यों पढ़े इससे पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये है क्या, इतना बवाल क्या मचा रखा है इस NCERT के नाम से, जिसको भी देखो NCERT का नाम जप रहा है। तो जो NCERT है, NCERT की जो इसकी फुल फॉर्म पहले तो ये देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पे वर्ड देखिए, रिसर्च, एजुकेशनल के ऊपर रिसर्च करके बनाई जाती है और उसके बाद में ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो फोकस किया जाता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। जब ये किताबें लिखी जाती हैं तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक बहुत ही लंबा एक चैप्टर देखा होगा, इसमें एक पेज रहता है तो उसमें कई सारे नाम लिखे रहते हैं। तो वो किसके रहते हैं? जिसने भी इसमें रिसर्च करके लिखा हुआ है अपना जो भी आर्टिकल या फिर जो भी चैप्टर इसमें लिखा है। तो इसलिए ये किसी भी एक आदमी के द्वारा नहीं लिखी जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि अगर कोई एक आदमी लिखेगा तो आपको उसमें एक सिंगल व्यू मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारे आदमी इसको मिलकर लिखते हैं, तो इसीलिए इसमें आपको बहुत सारी डायमेंशंस भी मिलती हैं NCERT की बुक्स में। और इसके अलावा अच्छी बात क्या है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और आप लोग सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो। तो गवर्नमेंट बैंक की तैयारी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज ही आप लोगों को पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर इन रिसोर्सेज को आप लोग अच्छे से फॉलो करके चलेंगे तो क्वेश्चन भी जो आते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं से निकल कर आते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है इन बुक्स के ऊपर। तो देखिए, जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था वो 1961 में किया गया था। अगर इसके एस्टैब्लिश के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी टाइम हो चुका है। तो वही बात हो गई फिर कि पुरानी 100 दिन और नई 9 दिन, तो इतने दिनों से ये चलती हुई आ रही है। तो कम से कम कुछ तो मतलब इस पे ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो आज की डेट में नए नए जो राइटर आ रहे हैं उनके कंपेयर में। तो ये भी बात निकल के आती है। तो इसलिए भी आप क्या कर सकते हैं, NCERT पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, एजुकेशनल में रिसर्च करना, एजुकेशन के फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना बहुत सारे, और इनोवेट करना, नए नए आइडिया लेके आना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, अगर NCERT की जो बुकें आई हैं, जो नई बुकें आई हैं, उनको आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से वो बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा और क्या वर्क करता है ये डिपार्टमेंट और क्या वर्क करता है, ये देखिए एडवाइस भी देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। क्या कि बच्चों की एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए और क्या उनका एक तरीके से सिलेबस वगैरह होना चाहिए और बुक्स के अंदर क्या आना चाहिए। तो सारा वर्क जो किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। और ये यहाँ पर इसका लोगो हो गया NCERT का। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है निकल के कि NCERT ही क्यों पढ़ें, इतनी सारी बुक और भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक और भी अवेलेबल है मार्केट में, वो क्यों नहीं, NCERT ही क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप जो है सब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा गया जो डॉक्यूमेंट है आपको उसी पर फोकस ज़्यादा देना चाहिए। ये फिर भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है अगर आप लोग इसको ढंग से मतलब एक तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं जो मैंने अभी बोला है। तो इसके अलावा भी और सारी बातें आप लोगों को मतलब एक तरीके से ये मानने के लिए मजबूर कर देगी कि NCERT बहुत ही अच्छी बुक है और NCERT को ही पढ़ना चाहिए।
सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या होती है वो ये है, अगर आप कोई भी बुक लेके आते हैं मार्केट से तो सबसे पहले बुक के अंदर में जो लाइन लिखी हुई है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये बहुत ही सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान शब्द इसमें यूज किए जाते हैं। जिस तरीके से जब भी आप मेरा कोई भी लेक्चर सुनते हैं मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज यूज करता हूं, कोई भी हाइपोथेटिकल वर्ड यूज नहीं करता हूं जो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी लिखी होती है। आप बहुत जल्दी एनसीईआरटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही रिसर्च के द्वारा, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद में इसमें कोई कुछ भी वर्ड, कुछ भी शब्द, कुछ भी ड्राइंग या कुछ भी पैराग्राफ या कोई भी डायग्राम किसी भी तरीके का रखा जाता है काफ़ी रिसर्च के बाद में। तो इसीलिए एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। इसके अलावा देखिए जो इतने भी स्टैटिक्स क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स क्वेश्चन उनको बोलते हैं जो एक फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अकबर है, अकबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अकबर पैदा कब हुआ, अकबर रहने वाला कहाँ का था, अकबर ने कहाँ पर रूल किया। तो ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है ये सारे कभी चेंज नहीं होते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो होते हैं वो एनसीईआरटी के माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों चीज साथ में करनी चाहिए आप लोगों को, स्टैटिक पोर्शन भी और करंट अफेयर का पोर्शन भी। स्टैटिक पोर्शन तो आप लोग यहां से कर सकते हैं एनसीईआरटी से। करंट अफेयर के पोर्शन के लिए यहां पर आप लोगों को डेली द हिंदू का डिस्कशन मॉर्निंग में मिलता है और इसके अलावा पीआईबी का डिस्कशन आपको इवनिंग में मिलता है। तो वो आप लोग देखकर अपनी कंप्लीट एक तरीके से अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों एक साथ में हो गया। ओके, तो ये बात हो गई। तो जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को इन्हीं बुक से मिलेंगे। ओके, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम बनाती है, कोई भी पेपर बनाती है तो उसमें क्या करती है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन डालती है जो कि एक ऐसे रिसोर्सेज से हो जो कि सबके पास में अवेलेबल हो। ऐसे रिसोर्सेज से नहीं कि ऐसी ऐसी 12-12 हज़ार रुपए की या इससे भी महंगी कोई बुकें उठा के ले आओ और वो कुछ आदमी ही पढ़ पाए, दूसरे आदमी उनको न पढ़ पाए। तो हमेशा ऐसे रिसोर्सेज से बनाने की कोशिश एग्जाम किया जाता है, जो पेपर किया जाता है जो कि सबके लिए अवेलेबल हो। और सबसे अच्छी बात क्या है इन एनसीईआरटी की, एक तो सबसे ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी पैसे आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी से इनको पढ़ते हैं। अगर हार्ड कॉपी लेके आते हैं तो वो भी इतनी महंगी नहीं है, वो भी बहुत ही मतलब सस्ती है, एक रीजनेबल प्राइस की रखी गई है जिससे कि सब तक ये किताबें पहुंच सके। ओके, तो इसलिए आप दोनों ही तरीके से इनको पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि कहां से आप लोग ये एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए www.ncert.nic.in, तो ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वर्जन अवेलेबल है, यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है और आप लोगों को दिख रहा होगा इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप जिस भी वर्जन के लिए यहाँ पर चाहते हैं उसी वर्जन के लिए क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश के लिए करने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये फिर इंफॉर्मेशन खुलकर यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा नीचे इसको खिसकाएंगे, इसके बाद में क्या है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डाउनलोड ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ये वाला पेज खुलकर आएगा। इस वाले पेज में आप लोगों के लिए अब ये सारी एनसीईआरटी की बुक खुलकर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी बुक आपको चाहिए, किस क्लास की चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 12th तक का सारी क्लासेस की बुक आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा मान लीजिए 6th की सेलेक्ट कर ली है हम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब यहाँ पे क्लास हो गई, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि जिस सब्जेक्ट की आप लोगों को चाहिए। यहाँ पर फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए आप लोग। ये यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को साइंस सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, फिर साइंस की बुक यहाँ पर आ जाएंगी खुलकर। आप लोग फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बुक टाइटल, जो भी टाइटल होगा बुक का आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं उसके लिए। तो ये हो गया साइंस और इसके बाद में गो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बुक खुलकर आ चुकी है और यहाँ पर साइड में ऑप्शन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक एज ए पीडीएफ। तो आप इसको कंप्लीट बुक को एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आप लोग सारी एनसीईआरटी जिस भी क्लास की आप लोगों को चाहिए उसी क्लास की आप लोग चूज करके सारी एनसीईआरटी की बुक यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एक आदमी की जुबान पर होता है कि नई एनसीईआरटी पढ़ें या फिर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप लोग नई एनसीईआरटी पढ़ें,
क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है आज की डेट में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इन नई एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी है वो सबके पास में अवेलेबल नहीं होती है। वो पुरानी एनसीईआरटी जो है आप लोगों को, या तो आप दिल्ली में रहते हैं कहीं पर राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में, आप लोगों को तब अवेलेबल होगी, या फिर किसी भी सिटी में रहते हैं तब अवेलेबल होगी। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं वहां पर आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पाएंगी, तो नई एनसीईआरटी ही मिलेंगी। तो फिर वही बात आती है निकल के, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कि गवर्नमेंट हमेशा उन सोर्स से अपने पेपर तैयार करती है जो सोर्स सबके लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो नई एनसीईआरटी है उनमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पुरानी एनसीईआरटी तो बहुत पुरानी लिखी गई है, तब से लेकर तो कई नई कंट्री बन चुकी हैं, हमारे यहाँ पर कई स्टेट भी नए बन चुके हैं, जिस तरीके से तेलंगाना वगैरह ले लीजिए, तो बहुत सारे मैप भी चेंज हो चुके हैं। ज्योग्राफी के ले लीजिए या फिर साइंस के ले लीजिए, तो साइंस में भी बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो जो आज की डेट की जो नई एनसीईआरटी लिखी गई है, तो हमेशा नई एनसीईआरटी पढ़ो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़कर आप लोगों को नहीं चलनी है। ठीक है, तो जो फोकस होना है हमेशा नई एनसीईआरटीज पे होना है। इसके अलावा देखिए एनसीईआरटी आप लोगों को 6 से 12 तक की पढ़नी है। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने बचपन में एनसीईआरटी पढ़ी है, अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईआरटी जो होनी चाहिए, अगर आप साइंस की भी एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, साइंस की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी उठा के देखेंगे आप लोग, तो वहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। वो लोग कोई आ जाएगा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आ जाएगा, कोई फिर इसी तरीके से रिलेटेड आ जाएगा, जो लाइट से रिलेटेड आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो मतलब कोई भी जनरल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्या क्या उसमें यूज होता है। तो कोई भी किसी भी तरीके का एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है। वो सारे जनरल क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वो सारे एक नॉर्मल एनसीईआरटी में 6th की एनसीईआरटी में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और पढ़नी कैसे है वो आप लोगों को अभी आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को माइंड में ये बैठा लेना है कि ऐसा नहीं है कि यार हमारी तो एज इतनी हो गई है, अब हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब 6th की एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे। ये बिल्कुल माइंड से निकाल देना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चाहे कोई से भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, यूपीएससी, एसएससी या फिर बैंकिंग, अगर किसी भी एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 6th से ही एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एनसीईआरटी जो होती है ना, आप लोगों के लिए एबीसीडी की तरह हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके से स्टार्टिंग के अक्षर होते हैं सीखने के लिए, आगे चलने के लिए, तो वही एक बेस जो प्रोवाइड कराया जाता है वो इन एनसीईआरटीज के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये तो हम पढ़ने की कोशिश करें, पर लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी को हम लोग पढ़े कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में देखकर नहीं चलेंगे तो जरा से देर में ही आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे एनसीईआरटी से। तो इंटरेस्टिंग वे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एनसीईआरटी को एक इंटरेस्टिंग वे में किस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बेसिक वे मैंने लिखा है। 2 बेसिक तरीके कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला क्या है, आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने साइंस की एनसीईआरटी उठा ली 6th की, उसके बाद में साइंस की एनसीईआरटी 6th की खत्म हो गई, फिर 7th की उठा लीजिए, 7th की खत्म हो गई, फिर 8th की उठा लीजिए, फिर 9th 10th, इस तरीके से चलिए और 12th तक का, 12वीं तक का खत्म करनी है आप लोगों को। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि पहले आप लोग 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो सारी निकाल लीजिए एक साथ में और सारी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहले साइंस पढ़िए, फिर ज्योग्राफी पढ़िए, फिर हिस्ट्री पढ़िए, तो इस तरीके से पढ़िए। फिर आगे जब 6th खत्म हो जाए फिर 7th की निकाल लीजिए, फिर उसी तरीके से उसकी भी किताबें आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब दोनों तरीके आप लोगों को मैंने बता तो दिए, पर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कौन सा तरीका अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर अपना सजेशन दूंगा। बहुत से आदमियों को ये भी तरीका अच्छा लग सकता है, पर मैं इस तरीके को कभी आप लोगों को फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं आप लोगों को हमेशा ये वाला तरीका फॉलो करने के लिए बोलूंगा। किस लिए? वो इसलिए, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कोई किस बैकग्राउंड का होता है, कोई किस बैकग्राउंड का होता है। मान लीजिए कोई साइंस के बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है और उसको साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके लिए अगर हम इस तरीके से पढ़ने को उसको बताएंगे कि पहले 6th की उठा लो भैया, 6th की खत्म कर लो सारी एनसीईआरटी, फिर 7th की उठा लो भैया, ऐसे खत्म कर लो सारे सब्जेक्टों की, तो वो बंदा कभी भी, वो इंसान कभी भी, वो स्टूडेंट कभी भी एक लिंक नहीं बना पाएगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप एक लिंक बनाना चाहते हैं, डॉट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले एक सब्जेक्ट की उठा लीजिए, पहले साइंस की एनसीईआरटी उठा लीजिए और साइंस की पहले 6th की पढ़िए,
उसके बाद में 7th की पढ़िए, और उसके बाद में 8th, उसके बाद में 9th, इस तरीके से चलिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस का अभी एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद में जैसे ही आप लोग 7th पे पहुंचेंगे, वहां पर उसकी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर यहाँ पर और डिटेल मिलेगी, और इसी तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आप लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो लास्ट वाली क्लास है उससे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, कि आप लोग क्या करें, सब्जेक्ट वाइज पढ़े, न कि क्लास वाइज पढ़े। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को एनसीईआरटी पे फोकस देकर चलना है। तो फर्स्ट तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है। इसके बाद में दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, वो ये है, आप लोग मान लीजिए आपने साइंस की एनसीईआरटी उठाई, ठीक है ना, साइंस की उठाई या फिर पॉलिटी की एनसीईआरटी आप लोगों ने उठाई, तो उसका जैसे ही आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर खोला, तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, डायरेक्ट उसके बिल्कुल पीछे जाइए जहां पर वो चैप्टर खत्म होता है, और वहां पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वो क्वेश्चंस देखिए। जब आप लोग वो क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, आप लोग वो क्वेश्चन समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर जब ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप आए फिर स्टार्टिंग में जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर वहां पर आइए और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए चैप्टर को पढ़ना। उस टाइम पे आप लोगों के माइंड में एक बैकग्राउंड में ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग अपनी स्टडी को एक स्पेसिफिक स्टडी कर पाएंगे। मतलब आप लोगों को पता रहेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब भी इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा वहां पे, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, तो जैसे ही वहां पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी आएगा, आप लोग एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही फोकस देकर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर तो हमेशा इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस दे पाए। इस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको याद भी रख पाएंगे, वरना आप बिल्कुल आराम से उसको पढ़ के निकल जाएंगे और बहुत सी चीजें एकदम भूल जाएंगे। तभी ऐसे तरीके से करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ याद रख पाएंगे उस टाइम पर। ओके, तो हमेशा हर एक एनसीईआरटी के साथ में आप लोगों को ऐसे ही तैयार करना है, और इससे आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों को इजीली आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दो फायदे होंगे इससे, तो इसलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन और उसके बाद में चैप्टर में घुसना है आप लोगों को। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अब स्टार्ट कैसे करनी है ये भी आप लोगों की समझ में आ गया। तो कितनी किताबें हैं अब यहाँ पर देखिए, अगर टोटल लगाया जाए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, इन सब की मिला के अगर देखा जाए, जो कि जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, वैसे तो मैथमेटिक्स वगैरह और इंग्लिश वगैरह की भी आप लोगों को वहां पर मिलेगी, तो लगभग 40 से 44 एनसीईआरटी वहां पर आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। 40 से 44 क्यों रेंज क्यों दे रहा हूँ, फिक्स क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। इसी तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफी की मिलेगी देखने को, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। तो पार्ट्स में भी कई सारी एनसीईआरटी रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 12th की भी 2 एनसीईआरटी आप लोगों को मिल सकती हैं। तो टोटल जो माना जाता है ऑन एन एवरेज, वो आप लोगों को 40 से 44 एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो अब क्या करना चाहिए जब भी एनसीईआरटी पढ़े, तो माइंड में क्या होना चाहिए, तो किस तरीके से माइंड में चीजें आप लोगों की रखनी है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले तो लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को पॉलिटी की पढ़नी है, तो पॉलिटी की सारी एनसीईआरटी निकाल के साइड में रख लीजिए। 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं सारी एनसीईआरटी साइड में निकाल कर रख लीजिए, और एक एक एनसीईआरटी उठाना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी उठा ली, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी को उठाइए और उसके बाद में उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर क्या करना है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया, पहले स्टार्टिंग से चैप्टर खोलना है और क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले, ओके, इसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और आप लोगों को माइंड में रखनी है यहाँ पर, जब आप फर्स्ट टाइम किसी एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा माइंड पर कि कोई भी चीज याद करनी है। और सबसे बड़ी दूसरी बात और बता देता हूँ, एनसीईआरटी से आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, पर लेकिन नोट्स के लिए आप लोगों को कभी भी जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तब नोट्स नहीं बनाने हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग करते हुए नोट्स नहीं बनाने हैं, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओनली एक ओवरव्यू लेने के लिए होता है वो। फर्स्ट रीडिंग जब आप लोग खत्म करते हैं, उसके बाद में जब सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी, तब आप लोगों को नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं एनसीईआरटी से। तो ये वाला टाइम होना चाहिए आपका नोट्स बनाने का। और नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, देखिए जब भी मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में ही आप लोगों को बताया, फोटोसिंथेसिस की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 6th की एनसीईआरटी में मिलेगी, कुछ 7th की में मिलेगी, कुछ 8th की में मिलेगी। तो आप लोगों को A4 साइज की जो सीट होती है उसको अलग निकाल लेना है, और जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी क्लास में दे रखी है उसको एक जगह इकट्ठी कर लेना है आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग, क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो ये नोट्स काम आएंगे। उस टाइम पे आप लोग पूरी एनसीईआरटी को इस नोट्स में अगर रखेंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी एनसीईआरटी को कवर करके निकल जाएंगे।
अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों का पढ़ना एक तरीके से व्यर्थ जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी आप लोग पढ़ेंगे उतनी बार भूल जाएंगे, आप लोग उसका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बुकें हैं, खुद देख लीजिए 44 बुकें हैं, तो इनको आप लोग किस तरीके से कवर कर पाएंगे जब रिवीजन का टाइम आएगा। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनसे नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स, तो वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो इस पर फोकस देना है। ये बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए भी। और नोट्स जो बनाने हैं वो की पॉइंट के नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने वहां पर भी आप लोगों को बताया था, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, की पॉइंट के कैसे नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। तो नोट्स का एक बार देखिए, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बाबर की जो 4 बैटल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या लिखना है, पहले आप लोगों को लिखना है कि जैसे फर्स्ट बैटल थी वो किसकी बैटल थी, वो पानीपत की बैटल थी। ठीक है ना, तो फर्स्ट के लिए आप लोग ओनली फर्स्ट लिखिए, उसको इंग्लिश में फर्स्ट मत लिखिए, इस तरीके से लिखिए, या फिर एक ही लिख के छोड़ दीजिए। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नोट बनाना है। इसके बाद में क्या लिखिए, वहां पर डेट लिखिए। ठीक है, ये कौन सी बैटल थी, इसके फर्स्ट के आगे आप लोग पानीपत लिख दीजिए फिर। ठीक है, पानीपत लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद में लिख सकते हैं किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, तो बाबर ने किसको किया था, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। तो बाबर ने डिफीट किया था, बाबर आप लोगों को पता ही है क्योंकि बाबर ऊपर लिख दिया आप लोगों ने। अब यहां पे नहीं लिखना है, फिर लिख देना डिफीट इब्राहिम लोदी। तो इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। अब सेकंड की बैटल की बात आएगी, इसी तरीके से आप लोगों को फिर सेकंड बैटल के बारे में लिखना है। सेकंड बैटल में कौन था, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो सेकंड बैटल के आप लोगों को लिखना है, पहले डेट लिख दीजिए, वो हो गया, क्या हो गया, 1527। ठीक है, तो इसके बाद में क्या लिखना है, खानवा लिख देना है आप लोगों को। इसके बाद में क्या लिखना है, किसको डिफीट किया, राणा सांगा। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत ही कम स्पेस में आप लोग कंप्लीट नोट्स तैयार कर पाएंगे। और इसी तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं, इन्हीं नोट्स का आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि बुक्स अगर कंप्लीट लेके बैठेंगे तो कभी भी आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये कीवर्ड आप लोगों को यूज करने हैं, ये कीवर्ड होते हैं इस तरीके से, ये कीवर्ड होते हैं, खानवा हो गया और किस किस के बीच में हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इस तरीके से उसको हराया, ऐसा नहीं लिखना है। वो लंबी जो थ्योरी बना के वो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे और उसका रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं और कीवर्ड पे यूज करना है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, जो फर्स्ट टाइम जब आप लोग पढ़ेंगे तो बस आप लोगों को क्या करना है, एक जंप कर कर रीडिंग करना, मतलब उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मतलब एक ओवरव्यू लेते हैं किसी भी चीज का। ठीक है ना, जल्दी से स्कैन करना नहीं बोलते हैं, जिस तरीके से आप लोग पेपर देने जाते हैं, जब भी पेपर को जल्दी से स्कैन करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको जस्ट ओवरव्यू लेना है। इसके बाद में आप लोग क्या कर पाएंगे, इसके बाद में आप लोग एडवांस बुक पढ़ पाएंगे। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, एनसीईआरटी जो है वो ABCD हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। इसके बाद में इनसे आगे जो स्टैंडर्ड बुकें हैं वो अच्छे लेवल पर स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी की अच्छी नॉलेज रहेगी तो आप किसी भी बुक को, मान लीजिए जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, तो आप लोग लक्ष्मीकांत को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, जब एक बार आप पॉलिटी की सारी एनसीईआरटी ढंग से कवर कर पाएंगे। तो इसलिए फोकस ये कीजिए मैक्सिमम कि अपनी सारी एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, उसके बाद में ही आप लोग स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। आपको स्टैंडर्ड बुक बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो सारी आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है, कीवर्ड्स नोट करने हैं और रिवीजन कम से 2 से 3 बार आप लोगों को रिवीजन करना है बिफोर द एग्जाम। और ये 2 से 3 बार रिवीजन बोल दिया जाता है बड़ी आसानी से, बोलना आसान है यहाँ पर वो आसान कब होगा, वो जब होगा जब आप इनसे नोट्स तैयार करेंगे। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो ये फिर आसान रिवीजन नहीं होगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं रखेंगे कि इस टाइम तक मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप लोग कभी भी उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी साल चली जाएंगी। आप लोग रिपीटेडली अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो साइकिल में आप लोगों को कंप्लीट करना है, एक ड्यूरेशन रख लीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर मुझे एनसीईआरटी खत्म करनी है। ठीक है, तो अब उस ड्यूरेशन के अंदर देखिए, हर एक आदमी की अलग अलग मतलब स्ट्रेंथ होती है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को साइंस पसंद है। तो उसी तरीके से जो भी चीज़ आप लोगों को पसंद है, जोन सी बुक ज़्यादा पसंद है, उसको जल्दी से निपटा लीजिए, जिससे आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि कम से कम एक सब्जेक्ट मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग टाइम डिफाइन कर लीजिए कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ का ड्यूरेशन लेके चलिए, इससे ज्यादा मत बढ़ाइए। 3 मंथ जो होते हैं वो एक अच्छा ड्यूरेशन होता है, ये मैंने ज्यादा बता दिया। बहुत सी जगह तो आप लोगों को 2 से 2.5 लिखा हुआ मिलेगा, तो मैंने 3 बता दिया थोड़ा बढ़ा के, जिससे कि आप लोग अच्छे से कवर कर सके एनसीईआरटी की बुक को। तो इस तरीके से आप लोगों को फोकस देके चलना है, मैक्सिमम जितना भी कवर कर सके, जितना भी आप लोग आउटपुट ले सके यहाँ से, उतना ज्यादा आउटपुट लेना है।
और इसके अलावा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन पहले देखिएगा। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ने से पहले उस एग्जाम के 10 ईयर के जो क्वेश्चन है और सिलेबस है, एक बार वो और देख लीजिए। अगर ये दो चीजें आप लोग पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यार ये तो क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होगा तो आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगी ये तो पोर्शन मेरे सिलेबस का है, तो इस तरीके से आप लोग उस पर अच्छे से फोकस दे पाएंगे। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा अगर आप लोग इसे प्रॉपर वे में फॉलो करके चलेंगे। तो देखिए, एक प्लान, एक शेड्यूल तैयार कीजिए पूरा स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद ही इसमें घुसिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लेके बैठ गए, बस करना स्टार्ट कर दिया और एक हफ्ते के बाद में बोलेंगे नहीं, 110% बोलेंगे अगर प्लान से नहीं चलेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर प्लान से चलेंगे तो आप लोग आराम से बोलेंगे कि मैं आराम से कर ले जाऊंगा इसको। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा शेड्यूल फॉलो करके चलना है। ओके, तो ये आज का डिस्कशन था, इसमें इतना ही। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए वो नीचे या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वीर के नाम से फेसबुक पर पेज है, आप लोग वहां पर भी लिख सकते हैं। जिनको कमेंट बॉक्स में लिखने में शर्म आती है तो आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए। नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा यहाँ पर सब चीज़ों के लिए, तो आप लोगों को बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। और देखिए, मॉर्निंग में हम लोगों का द हिंदू का डिस्कशन आता है, आप लोग मॉर्निंग में द हिंदू का डिस्कशन सुन सकते हैं, और इवनिंग में PIB। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर आप लोगों का कंप्लीट यहीं पे तैयार हो जाएगा। इसके साथ में हम लोगों ने PIB के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी भी एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ऑल्टरनेटिव डेज पे आती है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप लोग सजेशन दे सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ओपन है दोनों चीज़ें। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो। ओके, तो देखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव कीजिए, और जितना आप लोग हो सकता है चीज़ों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।